Hello everyone, welcome back. So let us start today with the next topic, that is Quit India Movement and Assam. This is class 10 SEBA board history textbook. Okay, so first of all I would like to apologize for the noise. Okay, some construction is going on. Okay, anyways, let us begin the lesson. सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का इम्पैक्ट कैसा था असम में। क्या असम के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? अगर हाँ तो कैसा सिचुएशन रहा वहाँ पे। तो आप लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में काफ़ी जानते हो अब तक, है ना, क्योंकि आपका प्रीवियस लेसन में मिल चुका है आपको। तो ऑब्वियसली आप ये जानते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था। इट वाज इन 1942 एंड ये उस समय हो रहा था जब दुनिया में एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी। किसकी? वर्ल्ड वार 2 की। ओके, सो जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो ब्रिटेन भी उसमें लड़ रहा था, तो कंसिक्वेंटली उसका असर इंडिया पे भी पड़ रहा था, बिकॉज इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था। ओके, तो आप लोग थोड़ा और आगे जाकर रिसर्च कर, आई मीन यू कैन स्टडी फाइंड आउट अबाउट हु वर द बिटवीन विच कंट्रीज वर्ल्ड वार हो रहा था, कितने टाइम तक चला। ओके, थोड़ा सा खुद से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंड हम लोग बिकॉज हिस्ट्री आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, दुनिया भर में जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक छोटी सी जगह पे भी पड़ता है उसका असर। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि उस टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था, तो ब्रिटेन क्या है वो नहीं चाहता था कि इंडिया में सिचुएशन या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज़ उठे, तो वो टाइट कंट्रोल करना चाहती थी इंडियन लोगों के ऊपर। और जैसे कि कुछ कोई भी जैसे कि कांग्रेस और बाकी के लीडर्स उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही थी, बिकॉज इट डिडंट वांट कि उसका कॉलोनी में कोई हलचल मचे, बिकॉज इसका फ़ायदा एनिमी उठा लेगी, उनकी जो भी एनिमी थी। और आप लोग को फर्स्ट में ही पता चल रहा है कि जापान वाज वन ऑफ देयर एनिमी। सो उनका बहुत डर लग रहा था, और डर सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि इंडियन लीडर्स को भी लग रहा था कि बिकॉज इंडियंस लोगों का कोई लेना देना नहीं था इस वॉर से, अगर देखा जाए तो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटेन दे वेर फियरफुल कि जापान अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर कभी भी। सो एट दैट टाइम दे टुक अ रिजोल्यूशन कि हमें जैसे तैसे वी जस्ट वांट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, वी विल नॉट टॉलरेट एनी मोर। ओके, सो इसीलिए हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बॉम्बे ने रिजोल्यूशन लिया अगस्त 8 1942 को। क्या? क्विट इंडिया और भारत छोड़ो रिजोल्यूशन। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो ओरिजिनली ये क्विट इंडिया और भारत छोड़ो के नाम यूज़ नहीं किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, ये बल्कि जर्नलिस्ट का दिया हुआ एक नाम है। ओके, उन्होंने दे जस्ट सेड कि एक रिजोल्यूशन पास किया था कि वी वांट ब्रिटिश आउट ऑफ दिस कंट्री। और क्विट इंडिया मूवमेंट को कभी कभी अगस्त क्रांति भी बोलते हैं या फिर अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इट स्टार्टेड इन अगस्त। एंड यू नो हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक जगह है ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे, उसको अभी अगस्त क्रांति मैदान का नाम दिया चुका है, बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिक अगस्त मीटिंग एंड गांधीज स्पीच, उस टाइम पे उन्होंने जो दी थी। तो फिर अ ग्रेट स्ट्रगल वॉज लॉन्च्ड डिमांडिंग इमीडिएट फ्रीडम एंड एंड ऑफ रूल। इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट दैट गांधी गेव हिज फेमस एंड पावरफुल स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो। ओके, सो आप लोगों ने ये सुनी भी होगी कि इस मूवमेंट में इट वॉज लाइक नथिंग ऑल और नथिंग, मतलब अभी इंडियंस लोग थक गए थे, थक गए थे इन द सेंस दैट दे जस्ट वांटेड देयर फ्रीडम. So people from all walks of life participated in the movement. So everyone from students to women to lawyers, everyone wholeheartedly participated in this movement. Okay? तो आप लोग देखिए कि सेंटिमेंट्स कितना स्ट्रांग हो रहा था, फीलिंग्स, नेशनलिज्म की फीलिंग अब जाके कितनी स्ट्रांग हो गई थी इंडियंस लोगों में। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे रिटेलिएट या फिर कैसे
आंसर किया इस मूवमेंट को। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो चुप नहीं रहने वाली थी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, इट वांटेड टू कंट्रोल इंडिया में जो भी मूवमेंट हो रहा था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, उनके लीडर्स को इंक्लूडिंग गांधी को जेल में डाल दिया। मैनी पीपल वर अरेस्टेड जो भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल they were either killed in police firing, lathi charge, etc. I'm so sorry, I'm having cold actually. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि असम में कैसा इम्पैक्ट पड़ा इसका। लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन असम also the major Congress leaders were arrested, and the Assam Pradesh Congress Committee, the District Congress Committee, and other subsidiary bodies were declared unlawful. ठीक है, तो असम में भी जो असम की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, आप लोग ने पढ़ी होगी, उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ओके, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी थी एक, उसको भी डिक्लेयर कर दिया, और जो भी इसके साथ जो जुड़ी हुई थी सब्सिडरी बॉडीज़, उनको भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मीटिंग, हड़ताल्स एंड गैदरिंग्स वेर बैंड, मतलब कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन उन्होंने ला दिया था। द मूवमेंट इन असम स्टार्टेड विथ नॉन वायलेंट मेथड्स। तो असम में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो नॉन वायलेंट मेथड से स्टार्ट हुआ। नॉन वायलेंट मेथड क्या क्या थे? हड़ताल, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड पिकेटिंग। However, leaders being in jail and with the growing police atrocities, the movement turned into rebellion. तो पहले नॉन वायलेंट मेथड था, लेकिन पुलिस का तब भी अत्याचार बढ़ रहा था इनके ऊपर, तो ये मूवमेंट जो है, पीसफुल मूवमेंट जो है, वो एक विद्रोह का रूप ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, people started attacking government buildings. They also destroyed railway tracks and military supply lines. Okay, railway tracks आप लोग ये देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में ये बहुत हुआ, पहले भी होता था कि क्योंकि ब्रिटिश लोगों के लिए रेलवेज वर द बैकबोन, देयर बैकबोन। ओके, तो वो लोग जल्दी जल्दी मिलिट्री या फिर आर्मी किसी दूसरी जगह में भेजना हो तो वो रेलवेज़ का इस्तेमाल करते थे। कोई भी खाना पीना या फिर कुछ भी चीज़, इट वॉज़ वेरी डियर टू देम दिस रेलवे ट्रैक्स। ओके, कॉमन पीपल के लिए उतना काम नहीं आता था जितना कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम आता था टू कंट्रोल इंडिया। ओके, आप बात समझ रहे हो मेरी? प्लीज़ ट्राई टू visualize it. Particularly in Nagaon and Darang districts, government buildings were regularly attacked and officers were assaulted. ठीक है, तो दरंग और हम लोग नौगांव में देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उनको अटैक किया जा रहा था। वहाँ पे जो काम करने वाले ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। There were incidences of sabotage with destructions of railways near Shahabi Bazaar in Habiganj, Sharupathar in Golaghat, Panbari and Brangya in Kamrup and Sifrai in Sibsagar. तो हम लोग देखते हैं थ्रू आउट द कंट्री ब्रिटिश लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया था, कि वो लोग पूरा इकट्ठे लोगों को गिरफ्तार करते थे और जेल में डाल देते थे। दैन दे पब्लिक फ्लॉगिंग, मतलब पब्लिक इन द पब्लिक प्लेसेस लोगों को मारते थे वो लोग। आप लोग ने फ्लॉगिंग अगर देखी होगी, इट्स लाइक अफ़गानिस्तान में ये काफ़ी हो रहा था। ओके, अफ़गानिस्तान या कोई भी एकदम मतलब क्रूअल माना जाता है इसको, बिकॉज ये सरेआम आप लोगों को डंडों से या कोई चाबुक से आप मारते हो, तो ऐसा हो रहा था, ऐसे अत्याचार हो रहे थे। Hundreds of innocent people died in this violent, and Congress leadership was cut off from the rest of the world till the war was over. In Assam too, the government started taking stern measures to repress the movement. ठीक है, तो क्या क्या किया गया, तो कुशल कंवर का नाम याद रख सकते हो आप, उनको हैंग किया गया था बिकॉज उन्होंने रेलवे लाइन जो है सरूपठार में वो साबोटाज कर दी थी, जिसकी वजह से ट्रेन क्या है, डीरेल हो गई थी, पटरी पर से उतर गई थी। ही वॉज द ओनली मार्टियर टू बी हैंग्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज द ओनली मार्टियर टू बी हैंग्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? सो इट विल बी हिम, कुशल कंवर। brutal police firings took place at Patharkuchi, Fakiragram, Dikyajuli and Gopur
killing hundreds of people including a 14-year-old girl Kanaklata Borua of Gopur. So आप ये इनका पिक्चर देख सकते हो. She was only a 14-year-old girl और she is very famous because for her courage and bravery. Okay, तो आप लोग इनकी कहानी ढूंढ के पढ़ सकते हो. It will be a very nice read. Okay, so ऐसे ऐसे लोग भी थे जो they were so brave and courageous that they died for country's freedom. Okay, बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना, जिसके पास इतनी पावर है, मिलिट्री पावर है, रिसोर्सेस है, उसके खिलाफ इतना करेज दिखाना, जो कि पीपल वेर अंडर डैम फॉर इंडियन पीपल वेर अंडर डैम फॉर 200 years एंड उनके खिलाफ खड़े होना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. ठीक है, तो या सो यस, इसलिए मार्टियर्स को सेलिब्रेट किया जाता है because for their courage and bravery, so that we take inspiration from that. It is also one of the purpose of history, that we don't take things for granted. All right. Excuse me. It was genuinely a mass movement, bringing into it hundreds of thousands of ordinary Indian. So इसको mass movement क्यों बोला हुआ है? Because ये leaders लोग सिर्फ नहीं कर रहे थे, leaders लोग तो जेल में थे. यहाँ पे hundreds and thousands of ordinary Indians जो रोज़मर्रा के काम करते थे, उनका कोई पॉलिटिक्स से उतना नाता नहीं था, बट स्टिल दे केम एंड दे फॉट फॉर द फ्रीडम इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. Isolated incidents of violence broke out around the country, but the British acted very quickly and arrested thousands of people. So I apologize कि आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड. I cannot do anything about that. Okay. So it was a genuinely mass movement, and isolated incidents of violence broke out around the country, but the British acted quickly and arrested thousands of people and kept them in jail till 1945. तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक उन सबको लीडर्स लोगों को जेल के अंदर रख दिया गया. Apart from filling up jails with rebellious leaders, the British also went ahead and abolished civil rights, freedom of speech and freedom of press. तो सिर्फ जेल में डाला नहीं गया, ब्रिटिश लोगों ने सारे जो सिविल राइट्स थे, सारे जो फ्रीडम थे, वो भी ख़त्म कर दिए. आई एम सो सॉरी. द ब्रूटल रिप्रेशन डिड एंड द मास फेज ऑफ स्ट्रगल. The brutal repression did end the mass phase of the struggle, but few leaders who had escaped arrest went into hiding and tried to guide the mass movement by consolidating underground networks. Or the brutal repression did end the mass phase of struggle. ठीक है, तो बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही क्रूअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया, और वो मास मूवमेंट ऑब्वियसली वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया. लेकिन जो लीडर्स थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के, वो लोग ब्रिटिश को चकमा दे के दे वेंट इनटू हाइडिंग, अंडरग्राउंड हो गए वो लोग, और वो सीक्रेटली सीक्रेट ग्रुप चलाते थे, और वो सीक्रेटली इस मूवमेंट को चलाने लगे. ऑल राइट. सो कुछ फेमस नाम हैं जैसे कि जयप्रकाश नारायण, SM जोशी, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी. इन पे क्वेश्चन आ सकता है. नेम सम लीडर्स हु वेर इन्वॉल्व्ड इन अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, सो वेरी सीक्रेटली, बहुत ही चालाकी से, विदाउट इन दिस गाइस, आप लोग समझ सकते हो. ओके, उनकी तरह देवर लाइक जैसे कि अगर स्पाइडरमैन को बोले, ही इज़ ऑल्सो वेरी सीक्रेटिव, नो वन नोज हिज ट्रू आइडेंटिटी. दैट दिखने में तो वो नॉर्मल इंसान लगता है, बाय द डे ही गोज़ टू ऑफिस एंड ऑल, ही डज वर्क, बट जुर्म के खिलाफ फाइट करने के लिए ही टेक्स अप अ डिस्गाइज, he becomes a Spider-Man and he fights evil and all. So वैसा ही टाइप का कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटी रियल लाइफ में इंडिया में ऐसा हो रहा था. अगर असम की बात करें तो असम में भी ऐसे ही कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही थी, एंड इट वाज बीइंग कैरिड आउट बाय शंकर चंद्र बरुआ, महेंद्र नाथ हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, जो ना कि एड से भी जुड़े हुए थे, लक्की प्रसाद गोस्वामी, ब्रजनाथ शर्मा एंड गहन चंद्र गोस्वामी. इनके नाम याद रख लेना. By 1943, there were around 32 underground volunteer camps at Bajali alone. Many such camps were organized in
कामरूप, नौगांव, दरंग एंड शिवसागर। ठीक है। और एक फीचर क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर हम लोग बताएं तो पैरेलल गवर्नमेंट का होना, मतलब लोगों ने अपने मन से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हुकूमत है वो हटा दी थी। ऑल्दो ब्रिटिश वर स्टिल प्रेजेंट एंड वेरी मच रूलिंग, बट गवर्नमेंट एक बट पीपल लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप कर दिया कि नाउ इट हैज़ बिन कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट, लेकिन पीपल लोगों के लिए वो ही गवर्नमेंट थी जो उनके पीपल इंडियंस लोग ने जो खड़ी कर दी थी। ओके, छोटे छोटे गाँवों में जैसे कि विलेज पंचायत हो गया या फिर कोई हेड बना लिया उन लोगों ने खुद से कि अब हम ब्रिटिश लोगों की बात नहीं मानेंगे, अब से हम अपनी चुनी हुई सरकार की बात मानेंगे, तो ऐसा करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। So village panchayats were established at places like Bajali, Hatisung, Dakwa Khana, Raha, Jamunguri and Bahajani. No revenue campaign was also carried out vigorously. Despite of the active involvement of the leaderless people in the movement was snuffed out very soon. By 1944, तो नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया गया कि हम लोग people urged other people that not to give any taxes or revenue to the British officials or government. ठीक है। Despite the active involvement of the leaderless people in the movement was snuffed out very soon. तो बहुत ही जल्दी उस movement को दबा दिया गया। By 1944, even when the Congress leaders were still behind bars, the movement was dominated by government with enormous force. Many nationalists were disappointed that the Quit India movement had failed. Although this Quit India movement had failed, अपना objective reach करने में नाकाम रहा, because ultimately इंडिया को जो freedom मिला वो 1947 में मिला एंड आफ्टर मच नेगोशिएशंस मिला। ठीक है। इमीडिएटली 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं था। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली उसको सप्रेस कर दिया था। ऑल राइट। और कांग्रेस लीडर्स को भी बहुत टाइम बाद उनको जेल से छोड़ा गया। तो एक डायरेक्शन जो मिलना चाहिए था वो लोगों को नहीं मिला, तो वो लोग अपनी अपनी हिसाब से चीज़ें कर रहे थे। ऑल राइट। सो तो आप लोगों को इसमें फीचर्स क्या क्या थे, क्या क्या हुआ था और असम में कैसा इम्पैक्ट पड़ा था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।